Hello students, in today's video we are going to discuss and practice some important questions on the standards on auditing for CA इंटर ऑडिट। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे एसए का टॉपिक बहुत कंसेप्चुअल यहाँ पे टॉपिक होता है, तो उसको पढ़ने के बाद आपको उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मस्ट है। तो इसलिए हमने यहाँ पे वीडियो बनाया है कि हम कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के बोलेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे। और अगर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हम इस टॉपिक के ऊपर और वीडियो बनाएं, ताकि आपकी अच्छे से स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो सके और उसको आप एग्जाम में अच्छे से अटेम्प्ट कर सके। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। CAB's decision to perform both the test of control as well as the substantive test was taken after he has assessed the risk of material misstatement in the financial statement to be high due to large number of small ticket size loan। अब देखिए CAB जो ऑडिट कर रहा था, तो उसने ये डिसीजन लिया है कि वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी करेगा और यहाँ पे सब्सटेंटिव टेस्ट भी करेगा। अब देखिए टेस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है स्टूडेंट्स यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल जो ऑर्गेनाइजेशन में लगे हुए हैं उसको टेस्ट करना, और सब्सटेंटिव टेस्ट का मतलब होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की यहाँ पे चेकिंग करना। तो सब्सटेंटिव टेस्ट भी यहाँ पे दो तरीके के होते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स यहाँ पे, और दूसरा होता है सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। अब टेस्ट ऑफ डिटेल्स में भी आता है टेस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन और टेस्ट ऑफ बैलेंसेज, यानी P&L के आइटम्स की और बैलेंस शीट के आइटम्स की यहाँ पे चेकिंग होना। और सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब होता है कि रेशियो एनालिसिस करना। तो यहाँ पे ऑडिटर CAB ने ये डिसाइड किया है कि वो दोनों ही करेगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी करेगा और सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी करेगा, क्योंकि उसने जो रिस्क ऑफ यहाँ पे जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट उसने जो असेस की है वो यहाँ पे हाई असेस हुई है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे तीन ध्यान से समझिएगा, जो हमने सीक्वेंस यहाँ पे कवर किया था पहले की वीडियो में, 315 में तो ऑडिटर यहाँ पे असेस करता है, यानी वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करता है, जैसे जिसके बाद वो असेस करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कितना है, यानी कितना रिस्क हो सकता है। तो उसका वो असेसमेंट करता है बाय अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, और उसके एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने के बाद वो ये देखता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कितनी रिस्क हो सकती है। तो यहाँ पे असेसमेंट का काम होता है। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि 315 में उसने जो रिस्क असेस की थी वो तो हाई है, तो यहाँ पे ये बता दिया इसने कि इसमें रिस्क हाई थी। अब आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, तो आप अच्छे से क्वेश्चन इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे यहाँ पे ऑडिटर का काम क्या होता है कि 330 में आके ऑडिटर उस रिस्क को यहाँ पे SA 330 में आके फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करता है। अब स्टूडेंट्स, ये भी हमने कवर कर रखा है कि फर्दर ऑडिट प्रोसीजर ही तो ये थे कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल और यहाँ पे सब्सटेंटिव प्रोसीजर, तो इन दोनों को ही तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर बोलते हैं। तो SA 315 में जितनी उसने रिस्क असेस की है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कितने किस हिसाब से वो परफॉर्म करेगा ऑडिटर। तो क्वेश्चन में तो क्लियरली बता दिया कि डिसीजन बी का जो है CAB का है, वो दोनों ही परफॉर्म करना चाह रहा है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी परफॉर्म करना चाह रहा है, सब्सटेंटिव टेस्ट भी परफॉर्म करना चाह रहा है, क्योंकि उसने जो 315 में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसएस्टिमेट असेस की है वो हाई है। तो ये क्वेश्चन आ रहा है कि विच स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग डील्स विद द ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी टू डिजाइन सच टेस्ट, यानी सच टेस्ट यानी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर की बात हो रही है, जिसका मतलब होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव टेस्ट, यानी कौन सा SA ऑडिटर को रिस्पांसिबिलिटी डालता है कि जब उसने 315 में रिस्क हाई असेस की है तो उसको यहाँ पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने और सब्सटेंटिव प्रोसीजर करने हैं। तो SA 30, यही तो हमने चार्ट किया था। तो स्टूडेंट्स, आपको ये फ्लो पता होना चाहिए। यहाँ पे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी 330 डालता है, तो इसी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर फैप को बोलते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल एज वेल एज दी टेस्ट ऑफ यहाँ पे सब्सटेंटिव टेस्ट। सब्सटेंटिव टेस्ट का दूसरा नाम है सब्सटेंटिव प्रोसीजर, यानी टेस्ट ऑफ डिटेल्स और सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। तो आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, तब जाके स्टूडेंट्स आप इसका आंसर कर पाओगे। तो क्लियर है इसका आंसर 330, बिल्कुल सिंपल सा था, बस आपको ये चार्ट पता होना चाहिए कि कौन से स्टेज पे ऑडिटर क्या चीजें करता है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब। अब देखिएगा बेस्ट डिस्क्राइब यानी आपको सारे पढ़ने हैं, ऐसा नहीं फर्स्ट सेकंड तक पढ़ के आप आंसर टिक कर दो, क्योंकि ये पूछ रहा है बेस्ट डिस्क्राइब ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सब्सिक्वेंट इवेंट। सब्सिक्वेंट इवेंट का SA है 560। तो देखिए सबसे पहले समझिए सब्सिक्वेंट इवेंट होता क्या है। तो 31 मार्च तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। अब 31 मार्च के बाद यहाँ पे ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट इशू करता है, तो ये हो गई ऑडिट रिपोर्ट की डेट। तो अब देखिए इसके बाद अब जो सब्सिक्वेंट इवेंट होते हैं SA 560 के हिसाब से बात करें हम, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट से लेके ऑडिट रिपोर्ट की डेट तक के जितने भी इवेंट होते हैं वो भी सब्सिक्वेंट इवेंट कहलाते हैं। और ऑडिट रिपोर्ट के बाद अगर कुछ ऑडिटर को पता चलता है फैक्ट, तो ये फैक्ट भी यहाँ पे सब्सिक्वेंट इवेंट की डेफिनेशन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे SA 560 के हिसाब से ध्यान से समझिएगा, वापस से बता रही हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट से लेके ऑडिट रिपोर्ट तक की डेट यहाँ पे सब्सिक्वेंट इवेंट आते हैं, कैटेगरी A मान लो उसको। और ऑडिट रिपोर्ट बाद इशू करने के बाद भी अगर ऑडिटर की कुछ यहाँ पे कुछ फैक्ट्स कुछ इवेंट्स पता चलते हैं ऑडिटर को कि यहाँ पे कुछ फैक्ट्स, तो वो भी यहाँ पे सब्सिक्वेंट इवेंट की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। तो आप क्वेश्चन पढ़िए इसमें ध्यान से
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सब्सिक्वेंट इवेंट। देखिए ही हैज नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म, ध्यान से पढ़िएगा, पहले से कट मत कर दीजिएगा। ही हैज नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर फॉर द इवेंट्स अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे अभी देखिए यहाँ पे 31 मार्च से लेके ऑडिट रिपोर्ट तक ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि उसने अभी तक ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं की है। तो जो भी इवेंट उसको पता चलते हैं जो कि सब्सिक्वेंट इवेंट है तो है, उसके रिस्पेक्ट में ऑडिटर को ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। अब स्टूडेंट्स इसके लिए आप जो हमने डिटेल में वीडियो बनाया है आप उसको रेफर कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। तो वैसे भी मैं समझा देती हूँ आपको एक बार वापस, क्योंकि यहाँ पे ऑडिटर ने अभी तक ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं की है, तो यहाँ पे ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने की ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसलिए पहला वाला गलत है। दूसरा है ही शुड परफॉर्म नेसेसरी ऑडिट प्रोसीजर to know about the events occurring between the date of the financial statements and the date of audit report। स्टूडेंट्स ये ध्यान से पढ़िएगा, ये ए कैटेगरी की सब्सिक्वेंट इवेंट की बात हो रही है कि बी कैटेगरी की सब्सिक्वेंट इवेंट की बात हो रही है, क्योंकि ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की ए इवेंट के रिस्पेक्ट में ही है। तो यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट है ही शुड परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर टू नो अबाउट द इवेंट बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, यानी ए कैटेगरी तो बिल्कुल सही लग रहा है हमें, लेकिन क्योंकि इसने पहले बोला है बेस्ट डिस्क्राइब तो एक बार के लिए तो ये ओके है बी वाला। फिर भी हम आगे पढ़ते हैं, ही हैज नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर आफ्टर साइनिंग द ऑडिटर्स रिपोर्ट, मतलब ये कह रहा है बी इवेंट की बात हो रही है। इसके कहने का मतलब है कि जो बी वाले सब्सिक्वेंट इवेंट है यानी जो ऑडिट रिपोर्ट के बाद हुए हैं उसके रिस्पेक्ट में ऑडिटर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, even if he comes to know the event which if he known to him earlier would have caused him to amend the audit report। तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत है। आप इसके लिए ध्यान से SA 560 का जो वीडियो है उसको देखिएगा, क्योंकि भले ही ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट भी इशू कर दी है, लेकिन क्योंकि SA 560 के हिसाब से जो बी कैटेगरी की इवेंट है, जो फैक्ट्स ऑडिटर को पता चले हैं विथ रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि इम्पैक्ट कर सकते थे अगर उसको पहले पता चल जाते, तो भी यहाँ पे ऑडिटर को यहाँ पे आगे कुछ परफॉर्म करने की ज़रूरत है। वो कुछ ऑडिट प्रोसीजर करेगा, किस तरीके से करेगा, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हुए हैं कि नहीं हुए हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये लाइन तो बिल्कुल गलत है कि उसकी कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है, तो ऐसा गलत है ये। ही हैज़ नेक्स्ट पढ़ते हैं, ही हैज़ to only rely upon the written representation of the management regarding the subsequent event, he has no other means to know about such event। बिल्कुल गलत बात है, हमने SA 580 में भी ये कवर कर रखा है कि written representation एक नेसेसरी ऑडिट एविडेंस होता है, वो सब यहाँ पे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं होता है। तो ऑडिटर को होल एंड सोल केवल रिटन रिप्रेजेंटेशन के ऊपर अपना जो भी है ओपिनियन नहीं बेस्ड रखना चाहिए, ऑडिटर को अपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए। तो यहाँ पे जो बेस्ट डिस्क्राइब वाला पॉइंट हो गया तो वो तो हमारा पॉइंट नंबर बी है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और हम आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, RDB and company have appointed as statutory auditors of INA group of hotels. This is the first time of the firm is auditing an industry in the food and beverages. The engagement partner, अब स्टूडेंट जो यहाँ पे ऑडिट करते हैं तो उनको इंगेजमेंट पार्टनर कहते हैं, उनकी टीम को इंगेजमेंट टीम कहते हैं। CAR यानी जो ऑडिट की टीम का एक पार्टनर है CAR and other key members of the engagement team have undertaken to activity development of audit plan बनाना चाह रहे हैं वो of the INA hotels after thorough understanding of the hotel's business and environment as per SA 300, description of which of the following matter is not a part of the डेवलपिंग एन ऑडिट प्लान। यानी बिल्कुल सिंपल है, इसमें ऊपर वाले से आप देख लीजिए मेन लाइन जो लास्ट वाली है कि SA 300 के हिसाब से जो यहाँ पे ऑडिट प्लान का पार्ट क्या नहीं है, तो द नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्लान्ड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, तो ये तो 315 का है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, स्टूडेंट ये देखिए ये 315 का हो गया, तो ये तो 300 का पार्ट हुआ नहीं, ये 330 है जो अभी हमने पिछली स्लाइड में करा। फैप पहला हो गया रैप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और ये हो गया हमारा फैप यानी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर अभी हमने किया वो इसमें था SA 330 में था, तो ये दोनों ही 300 के पार्ट नहीं हो सकते, तो ये तो एलिमिनेट हो गए। अब नेक्स्ट देखिए नेसेसरी टू परफॉर्म द इंगेजमेंट, नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज, बिल्कुल रिसोर्सेज वाली बात SA 300 ही बताता है कि कितना यहाँ पे टाइम लगेगा, कितना स्टाफ चाहिए। other planned audit procedure that required to be carried out so that the engagement compliances with the SA, नहीं यहाँ पे थर्ड वाला है नेचर टाइमिंग एक्सटेंट बताता है और द रिसोर्सेज नेसेसरी, रिसोर्सेज का मतलब है टाइम कितनी चाहिए, टीम कितनी चाहिए, कितने टीम यानी कितने एफिशिएंट या नॉलेजेबल पर्सन चाहिए, तो यहाँ पे SA 300 बात करता है। और फर्स्ट और सेकंड रॉन्ग इसलिए क्योंकि फर्स्ट वाला रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर रैप जो होते हैं 315 बात करता है SA, और जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर होते हैं उसके बारे में बात करता है SA 330। देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा
CAB परफॉर्म सर्टन अग्रीड अपॉन प्रोसीजर। अब ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर रिलेटिंग टू इट्स ट्रेड पेबल्स। अब देखिए यहाँ पे पूरी ऑडिट की बात नहीं हो रही है, केवल एक पर्टिकुलर अग्रीड अपॉन प्रोसीजर की बात हो रही है, केवल एक या दो लाइन आइटम की, वो भी केवल ट्रेड पेबल्स यानी क्रेडिटर्स की यहाँ पे CAB परफॉर्म कर रहा है, वो केवल चेकिंग करेगा ट्रेड पेबल्स की, और जो कि है अग्रीड अपॉन प्रोसीजर। सच अग्रीड अपॉन प्रोसीजर इंक्लूड वेरीफाइंग लिस्टिंग विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सेंडिंग कंफर्मेशन लेटर्स and the reporting factual discrepancy to the company management. Which of the following statement is correct in this context? अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने डिटेल में अगली स्लाइड में इसको कवर किया हुआ है। एक तो होता है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, एक तो होता है स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, और एक होता है हमारा यहाँ पे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अश्योरेंस, और एक होता है स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस। तो ये स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस की बात हो रही है। अब स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस जो होता है उसके ऊपर हमारा SQC1 एप्लीकेबल होता है। तो देखिएगा ध्यान से कि द प्रैक्टिसिंग CA शैल परफॉर्म वर्क इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस। तो ये तो सही आ गया, लेकिन यहाँ पे SA 220 नहीं लगेगा, तो ये बिल्कुल गलत है। स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस तो है, लेकिन SA 220 नहीं लगेगा। अब आप सोच रहे होगे क्यों नहीं लगेगा? SA 220 जो क्वालिटी कंट्रोल की बात करता है स्टूडेंट्स, वो ऑडिट इंगेजमेंट्स के ऊपर करता है, क्योंकि ये SRS रिलेटेड सर्विस है, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स है, ये ऑडिट नहीं है, ये अश्योरेंस सर्विसेज भी नहीं है, ये नॉन अश्योरेंस सर्विस है। यानी इसमें ऑडिटर ट्रेड पेबल्स की चेकिंग करने के बाद कोई अश्योरेंस नहीं देगा, वो केवल ये चेकिंग कर लेगा जो भी उसको पर्टिकुलर आइटम, ट्रेड पेबल्स हो गया, ट्रेड रिसीवेबल्स हो गया, कुछ स्टॉक का आइटम हो गया, इंटरनल कंट्रोल हो गए, जो भी उसको कोई कुछ भी यहाँ पे लाइन आइटम दिया जाएगा उसको चेक करेगा। ये नॉन अश्योरेंस रिलेटेड सर्विस है, क्योंकि ये नॉन अश्योरेंस रिलेटेड है तो उसके ऊपर SA 220 नहीं लगेगा, SQC1 लगेगा। तो देखिए दूसरा, द प्रैक्टिसिंग CA शैल वर्क इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस। तो ये तो बिल्कुल सही है, SRS आ गया, एंड SQC1 बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे SA 220 नहीं, क्वालिटी कंट्रोल के रिस्पेक्ट में SQC1 लगेगा, तो सेकंड वाला करेक्ट है। फिर भी हम थर्ड वाला पढ़ लेते हैं। द प्रैक्टिसिंग CA शैल परफॉर्म द वर्क इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, बिल्कुल ही गलत, आगे पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग तो है ही नहीं ना, क्योंकि केवल एक ट्रेड पेबल्स की चेकिंग हो रही है, पूरे फाइनेंशियल्स की चेकिंग थोड़ी हो रही है। नेक्स्ट देखिए, द प्रैक्टिसिंग CA शैल परफॉर्म वर्क इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो केवल एक लाइन आइटम चेक करने की बात है वो नॉन अश्योरेंस सर्विस है। नॉन अश्योरेंस सर्विस मतलब स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। तो अब हम इसको अगली स्लाइड में डिटेल में कवर करते हैं। अब देखिए एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स तो SAS होते हैं, और दूसरा होता है SRE यानी रिव्यू करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। तो स्टूडेंट्स ये तीनों जो होते हैं ये अश्योरेंस सर्विसेज होते हैं, यानी ऑडिटर इसमें किसी न किसी लेवल का अश्योरेंस देता है। तो उसके ऊपर हमने डिटेल में भी वीडियो बना रखा है, आप उसको रेफर कर सकते हैं कि कब कौन से, यानी SA में कौन सा लेवल का अश्योरेंस जाएगा, SRE में कौन सा जाएगा, और SAE में कौन सा जाएगा। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था वो इस वाले पॉइंट के ऊपर था, यानी स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस, यानी अग्रीड अपॉन प्रोसीजर के ऊपर यहाँ पे ऑडिटर काम करेगा। ट्रेड पेबल हो गया, ट्रेड रिसीवेबल हो गया, तो उसके रिस्पेक्ट में जो भी पर्टिकुलर लाइन आइटम ऑडिटर को दिया जाएगा उसके ऊपर काम करेगा। लेकिन ये नॉन अश्योरेंस रिलेटेड सर्विस है, यहाँ पे कोई ऑडिटर अश्योरेंस नहीं देगा। अब इन सब के ऊपर चाहे वो अश्योरेंस सर्विसेज हो, नॉन अश्योरेंस हो, SQC1 लगता है, तो इसलिए यहाँ पे रिलेटेड सर्विस के ऊपर SQC1 लगेगा, और इनके ऊपर यहाँ पे SA 220 कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये नॉन अश्योरेंस सर्विसेज है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपके लिए ये क्वेश्चन वाली सीरीज हेल्पफुल रही हो। अगर आपको और इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एंड प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।